हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये क्लास जो है हिंदी व्याकरण की है। हिंदी व्याकरण है और ये व्याकरण की जो पुस्तक है, ये पुस्तक है डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की। ठीक है, और इसमें हम सभी ने हिंदी वर्णमाला, वर्तनी और विराम चिन्ह, तो हिंदी वर्णमाला को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, वर्तनी को भी कंप्लीट कर लिया है हम सभी ने। अब आज की जो पहली क्लास, आज की ये विराम चिन्हों की पहली क्लास है। इनके कुछ नियम हैं और कहाँ किस प्रकार के चिन्हों का किस तरह से प्रयोग किया जाना चाहिए, और विराम का मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इसका आशय क्या होता है, ये सब और विराम क्यों लिया जाता है, ये सारी चीज़ें हम सभी इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, और अगर आप हमारे नए प्रतियोगी हैं, नए भाई बहन हैं, नए मित्र हैं, नए साथी हैं, तो आप इस चैनल पर जा कर के देख सकते हैं जितनी भी व्याकरण से संबंधित क्लासें हुई हैं, और ये सारी इम्पॉर्टेंट हैं। और ये क्लास जो है सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें सामान्य हिंदी के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाते हैं। खास करके ये टीजीटी, पीजीटी और टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके की गई है समस्त राज्य के टीजीटी पीजीटी के लिए। और हम सभी चलते हैं विराम चिन्हों के बारे में। यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, है ना, उन सभी को देखते हैं जिससे हमारे 2 अंक गलत ना होने पाए। कभी कभी क्या होता है कि हम सभी 1 अंक से रह जाते हैं, तो हमारे लिए 1 अंक कितना कीमती है, कितना मायने रखता है, ये सब हम सभी ही समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम सभी देखते हैं इसी क्रम में विराम चिन्हों को। देखिए, विराम का मतलब होता है विराम। विराम तो सभी परिचित होंगे, है ना। विराम लेना मतलब क्या होता है, ठहराव, ठहराव जिसे बोलते हैं, यानी कि विश्राम कर लेना, रुक जाना थोड़ी देर के लिए। जब भी हम साधारण बोलचाल की भाषा में समझते हैं कि जैसे देखिए, प्रतिदिन हम लोग भी कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, कुछ ना कुछ कार्य करते हैं, और जब हम कार्य करते हैं तो हम लगातार नहीं कर पाते हैं। एक टाइम पे क्या होता है, हम जब करते रहते हैं, धीरे धीरे क्या होती है, हम में थकान आ जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है, हम थोड़ी देर तक क्या होते हैं, रुक जाते हैं, है ना। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से जब हम पुनः उसी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो पूरी एनर्जी के साथ करते हैं। तो बीच में जो रुकना होता है वही ठहराव है, वही विराम है ना, जिसे हम विश्राम भी कह सकते हैं। आइए हम सभी देखते हैं इसमें अपनी पुस्तक के माध्यम से विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों होती है। विराम का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो ठहराव होता है, जैसा आप सभी परिचित हैं। जीवन की दौड़ में मनुष्य को कहीं ना कहीं रुकना या ठहरना भी पड़ता है। विराम की आवश्यकता हर व्यक्ति को होती है, बिल्कुल सही है ना, हर व्यक्ति को होती है। जब हम काम करते करते थक जाते हैं तब मन आराम करना चाहता है, और यह आराम विराम का ही दूसरा नाम है। पहले विराम होता था, पहले क्या होता था, विराम होता था, फिर क्या हुआ, आराम हुआ। स्पष्ट है कि साधारण जीवन में भी विराम की आवश्यकता होती है ना। लेखन मनुष्य के जीवन की एक विशेष मानसिक अवस्था है। लिखते समय लेखक यूं ही नहीं दौड़ता, बल्कि कहीं थोड़ी देर के लिए क्या होता है, रुकता है, ठहरता है और पूर्ण विराम लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी मानसिक गतिविधि है, मानसिक दशा की जो गति है वो सदा एक सी नहीं होती है। यही कारण है कि लेखन कार्य में भी विराम चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है। यदि इन चिन्हों का उपयोग न किया जाए तो भाव अथवा विचार की स्पष्टता में बाधा पड़ेगी। हमारे जो मन के भाव हैं, जो विचार हैं, हम उनको सही सही प्रकट नहीं कर पाएंगे, है ना। वाक्य एक दूसरे से उलझ जाएंगे और तब पाठक को व्यर्थ ही माथापच्ची करनी पड़ेगी। अब हम देखते हैं पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। एक लाइन में ये समझेंगे, पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए हम क्या करते हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। सारांश यह है कि वाक्य के सुंदर गठन और भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता के लिए इन विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी जाती है। किसके लिए मानी जाती है, वाक्यों के सुंदर गठन। कैसा गठन, सुंदर गठन। भावाभिव्यक्ति की स्पष्टता, है ना, जो भी विचार हैं हमारे, जो भी भावनाएं हैं, उनको स्पष्ट रूप से हम जो है रख सकें, इसलिए जो है विराम चिन्हों की आवश्यकता और उपयोगिता मानी गई। प्रत्येक विराम चिन्ह लेखन की विशेष मनोदशा का एक एक पड़ाव है, उसके ठहराव का संकेत स्थान है। देखिए, कुछ विराम चिन्ह दिए गए हैं। ये तो हो गया, विराम का मतलब होता है ठहराव। विराम जो है पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई गई क्योंकि जब हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हमारी जो नींव है वो मजबूत रहेगी, है ना। हम अच्छे से समझ पाएंगे, किसी भी तथ्य को हम अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए इतना पढ़ना हम सभी को बहुत ज़रूरी था। आगे देखेंगे हिंदी में विराम चिन्ह
हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्ह, हिंदी में कौन कौन से चिन्ह प्रयोग किए गए हैं। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया, जैसे होता है पूर्ण विराम, जिसे फुल स्टॉप बोलते हैं, है ना, पूरा रहता है, ये पूर्ण विराम हो गया। अल्प विराम, अल्प विराम का मतलब जैसे कॉमा, है ना, इंग्लिश में हम सभी क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। तो कॉमा ऐसे लगा दिए, क्या है, ये अल्प विराम है ना, ये अल्प विराम है। प्रायः हम सभी इन सब का प्रयोग करते हैं, अधिकांशतः परिचित भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। योजक चिन्ह, हाइफन, है ना, योजक चिन्ह का प्रयोग। योजक चिन्ह क्या है, कोई चीज़ निर्देश देते हैं, हम सभी योजक चिन्ह लगाते हैं, जैसे राम श्याम, है ना, माता पिता, योजक चिन्ह लगाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कब, क्यों, कहाँ, कैसे जब बीच में आ जाता है तो उसमें वाक्य के अंत में क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह का है। आगे है विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे ऐसा हो गया, अरे, है ना, ये इस तरह से एक पाई खींचेंगे, छोटी सी पाई, फिर नीचे एक बिंदी लगा देंगे, ये किसका है, विस्मयादि बोधक का है। और उद्धरण तो जान ही रहे हैं, उद्धरण यूनाइटेड कामा जिसे हम सभी बोलते हैं, उद्धरण, है ना, दो तरह से ऐसे रहता है, नीचे से ऐसे करके ऐसे होता है, ऐसे, ये क्या है, उद्धरण चिन्ह है। अब इसके बाद भी कुछ चिन्ह होते हैं, है ना, जो इनमें नहीं है, इस बुक में नहीं दिए गए हैं। कुछ और भी चिन्ह होते हैं जिन्हें हम इसी तरह से समझते चलते हैं। ऐसे आ जाता है, जैसे ये हो गया, ये जीरो की तरह रहता है छोटा सा, इसे हम क्या बोलेंगे, लाघव बोलेंगे। जैसे हम सभी पढ़ते चल रहे हैं तो थोड़ा सा जो इधर उधर है, इस बुक में नहीं है, उसकी भी जानकारी लेते चलेंगे, है ना। लाघव, लाघव चिन्ह किसे बोलते हैं, जैसे ये छोटा सा जीरो की तरह ऐसे रहता है ना, ये क्या है, लाघव चिन्ह है हमारा। और ये त्रुटिपद या हंसपद चिन्ह इसे बोलते हैं। देखिए त्रुटिपद, इसे त्रुटिपद चिन्ह बोलते हैं, इस तरह से जो होता है। और दोहरा उद्धरण चिन्ह, इकहरा उद्धरण चिन्ह, देखिए उद्धरण चिन्ह तो हम लोगों ने देखा है कि ये दो है ना, अगर हम इसी को एक कर देंगे तो इकहरा उद्धरण चिन्ह हमारा बन जाएगा, ठीक है। और निर्देशक, ये तो समझ ही रहे हैं, ये जिसे हम योजक चिन्ह कहते हैं, यही हमारा क्या है, योजक चिन्ह से थोड़ा सा बड़ा होता है निर्देश का चिन्ह, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने देखा। और ये जो है क्या है, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण या उपविराम बोलते हैं इसे, अपूर्ण या उपविराम। ये जो विसर्ग की तरह है ना, इसे अपूर्ण या उपविराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपूर्ण या उपविराम। अगर अर्धविराम की बात की जाए, अर्धविराम, देखिए पूर्ण विराम तो ये हम जान गए, लेकिन और अल्प विराम जो है कामा हो गया। अगर अर्ध विराम पूछा जाए, क्या पूछा जाए, अर्ध विराम, प्रश्न यहीं से उठा लिए जाते हैं, यहीं से बनते हैं प्रश्न। अर्ध विराम पूछा जाए तो अर्ध विराम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होता है, एक ऐसे बिंदी रखेंगे, फिर नीचे इस तरह से कर देंगे, ये हमारा क्या है, अर्ध विराम का सूचक है, ठीक है। तो लगभग हम लोगों ने देख लिया। एक होता है विवरण चिन्ह, जैसे विवरण चिन्ह, तो इस तरह से, है ना, निर्देश जैसे हम सभी करते हैं तो विवरण चिन्ह इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने जितने चिन्ह हैं उन चिन्हों को हम लोगों ने देख लिया, शायद आप समझ पाए होंगे। आगे अब एक एक करके हम सभी देखते हैं कि पूर्ण विराम, क्या देखेंगे, पूर्ण विराम कहाँ कैसे लगता है। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना या ठहरना, है ना, पूर्ण शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, पूरी तरह से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे कुछ शब्दों को हम सभी देख लेते हैं, उदाहरण के लिए, यह हाथी है, रुक गए ना, यह क्या है, हाथी है, तो पूर्ण विराम हो गया। वह लड़का है ना, मैं आदमी हूँ, तुम जा रहे हो, तो ये अंत में ये क्या है, पूर्ण विराम हो गया। है के बाद ये जो पाई है ये क्या है, पूर्ण विराम हो गया। पूरी तरह से रुकना या ठहरना पूर्ण विराम कहलाता है। आगे हम देखेंगे, इन वाक्यों में सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सभी क्या हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, सबके विचार अपने में पूर्ण है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगना चाहिए। संक्षेप में प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, प्रत्येक वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। अगला देखेंगे, नियम नंबर 2 देखेंगे, कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे गोरा रंग, है ना, कभी कभी किसी व्यक्ति वस्तु का सजीव वर्णन करते समय वाक्यांशों के अंत में पूर्ण विराम, जैसे गोरा रंग, गालों पर कश्मीरी सेब की झलक, नाक, ये देखिए पूर्ण विराम लगा है ना, नाक की सीध में ऊपर के ओठ पर मक्खी की तरह कुछ काले बाल, है ना, सिर के बाल ना अधिक बड़े ना अधिक छोटे, कानों के पास बालों के कुछ सफ़ेदी,
पानीदार बड़ी बड़ी आँखें, चौड़ा माथा, बाहर बंद गले का लंबा कोट। इसी तरह से आगे हम सभी देखेंगे यहाँ जो है व्यक्ति की मुख मुद्रा का बड़ा ही सजीव चित्र कुछ चुने हुए शब्दों तथा वाक्यांशों में खींचा गया है। प्रत्येक वाक्यांश अपने में पूर्ण और स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में पूर्ण विराम का प्रयोग उचित होगा, जैसा कि ऊपर अभी हम लोगों ने देखा। आगे देखेंगे पूर्ण विराम का दुष्प्रयोग। दुष्प्रयोग जाने इसका। पूर्ण विराम के प्रयोग में सावधानी न रखने के कारण निम्नलिखित उदाहरण में अल्प विराम लगाया गया है। जैसे आप मुझे नहीं जानते, यहाँ हम सभी पूरा रुक रहे हैं, है ना, तो पूरा होना चाहिए। महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ, महीने में मैं 2 ही दिन व्यस्त रहा हूँ। यहाँ जानते हैं के बाद अल्प विराम के स्थान पर पूर्ण विराम चिन्ह लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ वाक्य पूरा हो गया है। आप मुझे नहीं जानते हैं, है ना, एक वाक्य पूरा हो गया है। दूसरा वाक्य पहले से बिल्कुल क्या है, स्वतंत्र है ना। समझ पा रहे होंगे इस चीज़ जो मैं बताना चाह रही हूँ। निम्नलिखित उदाहरण में पूर्ण विराम के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग होना चाहिए। जैसे मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। इस उदाहरण में पूर्ण विराम के स्थान पर अर्धविराम का प्रयोग होना चाहिए। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की इच्छा नहीं है। देखिए ये वाक्य मेरा पूरा, ये वाक्य पूरा मेरा सेंटेंस है, इसलिए यहाँ हमें पूर्ण विराम नहीं, यहाँ हमें कामा लगाना चाहिए, है ना। कामा यानी कि अल्प विराम लगाना चाहिए। आगे देखेंगे अल्प विराम। अब हम अल्प विराम के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने क्या देखा, पूर्ण विराम कहाँ किस तरह से लगता है। वाक्य के पूरा कंप्लीट होने पर हमें पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे यह हाथी है, पूरी तरह से रुकना, पूरी तरह से ठहरना, विश्राम लेना ही पूर्ण विराम कहलाता है। आगे हम सभी देखेंगे जो है अल्प विराम देखेंगे हम सभी। हिंदी में प्रयुक्त चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है, जिसे हम कहते हैं कॉमा, है ना, अल्प विराम। अतएव इसके प्रयोग के सामान्य नियम जान लेने चाहिए। अल्प विराम का अर्थ थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना है। हर लेखक को अपनी विभिन्न मनोदशाओं से गुजरना पड़ता है। कुछ मनोदशाएं ऐसी हैं जहां लेखक को अल्प विराम का उपयोग करना पड़ता है, ये अनिवार्य दशाएं हैं। कुछ मनोदशाएं ऐसी हैं जहाँ अल्प विराम का प्रयोग वर्जित है। हमें इन 3 स्थितियों को ध्यान में रख करके रखना है। अल्प विराम के व्यवहार पर विचार करना चाहिए। देखिए हम सभी देखते हैं इसमें कहाँ कहाँ हमें रखना चाहिए। जैसे वाक्य में जब 2 या 2 से अधिक समान पदों, पदांशों अथवा वाक्यों में संयोजक अव्यय हो और की गुंजाइश हो, तब वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, है ना, तो हम राम लगाएंगे तब लिखेंगे, लक्ष्मण लगाएंगे तब लिखेंगे, भरत के बाद नहीं, भरत के बाद और का प्रयोग। ये देखिए उदाहरण में दिया गया और की गुंजाइश हो तो तब वहाँ अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भवन में पधारे, पूरा वाक्य हो गया तो पूर्ण विराम लग गया। और बीच में हम क्या लगा देंगे, जब कई जो है नाम है तो क्या लगा देंगे, अल्प विराम यानी कि कॉमा लगा देंगे। वाक्यों में वह रोज आता है, काम करता है और चला जाता है। देखिए इस तरह से वाक्य हमारा पूरा एक वाक्य है। वह रोज आता है, फिर हम पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, अर्धविराम लगाएंगे, पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, बल्कि हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, अल्प विराम, क्योंकि वह जाता है थोड़ी देर के लिए हम रुक रहे हैं, अल्प विराम, है ना। काम करता है और चला जाता है। तो इस तरह से इन उदाहरणों में 2 से अधिक समान पदों में पार्थक्य दिखाया गया है, कुछ इस प्रकार से, है ना। अब हम देखेंगे योजक चिन्ह देखेंगे। क्या देखेंगे, योजक चिन्ह देखेंगे। अगर इसी तरह से हम देखना चाहें राम, मोहन और सुरेश, राम, मोहन और सुरेश, राम हो गया, मोहन हो गया, मोहन हो गया, और राम, मोहन, सुरेश, सुरेश और श्याम घर चले गए, है ना, घर चले गए, तो अंत में हमारा पूर्ण हो जाएगा। राम के बाद फिर जो है हम अल्प विराम लगाएंगे, फिर मोहन के बाद लगाएंगे सुरेश और श्याम, है ना। इस तरह से आप परिचित हो गए होंगे। अगला हम सभी देखते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ कैसे किया जाता है। हिंदी में अल्प विराम के बाद योजक चिन्ह आता है, योजक चिन्ह, है ना, योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग भी हम सभी कई करते हैं, पर इसमें दुष्प्रयोग भी कम नहीं है। हिंदी व्याकरण की पुस्तकों में इसके प्रयोग के संबंध में बहुत कम लिखा गया है, अतः इसके प्रयोग के विधियां स्पष्ट नहीं होती हैं। परिणाम यह है कि हिंदी के लेखक इसका
इसका मनमाना व्यवहार करते हैं। हिंदी के विद्वानों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ मेरा विवेचन एक विनीत प्रयास मात्र है। देखिए, इसको पढ़ना ऐसे पढ़ लिया गया है ना, थोड़ा सा समझने के लिए। भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिंदी भाषा की प्रकृति क्या है? विश्लेषणात्मक है। कैसी है प्रकृति? विश्लेषणात्मक है। संस्कृत की तरह संश्लेषणात्मक नहीं है। अतएव हिंदी में सामासिक पदों या शब्दों का अधिक प्रयोग नहीं होता। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। संस्कृत में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। एक उदाहरण है, जैसे गायन्ति। गायन्ति राम नमानि सततम ये जना बुभि, और नमस्तेभ्यो 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 पुनः पुनः। देखिए, तो इसमें जो है इसका प्रयोग नहीं किया गया, योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। आगे हम देखते हैं इसका। हिंदी में इसका अनुवाद इस प्रकार होगा। पृथ्वी पर जो सदा राम नाम गाते हैं, पृथ्वी पर जो सदा राम नाम गाते हैं, मैं उन्हें बार बार क्या करता हूँ? प्रणाम करता हूँ। यहाँ संस्कृत में राम नामानि लिखा गया है और हिंदी में क्या लिखा गया है? राम नाम लिखा गया है। संस्कृत में पुनः लिखा गया है और हिंदी में बार बार। पुनः यानी कि बार बार। अगर हम पुनः लिखेंगे तो योजक चिन्ह नहीं लगाएंगे। देखिए, पुनः लिखे, हम लोगों ने लिखा, लेकिन क्या किए? पुनः के बाद जो है इसमें हम सभी जो है योजक चिन्ह नहीं लगाए, है ना, योजक चिन्ह नहीं लगाए। लेकिन अगर हम हिंदी में पुनः का मतलब होता है बार बार, बार बार लिखेंगे तो योजक चिन्ह बीच में लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? बिल्कुल लगाएंगे, है ना। अगर राम नामानि, है ना, तो राम का नाम, ठीक है, तो राम नाम अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो राम लिखेंगे फिर नाम लिखेंगे और बीच में हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। तो संस्कृत में योजक चिन्ह नहीं लगता है, बल्कि हिंदी में योजक चिन्ह लगता है। ये उदाहरण के माध्यम से आपको स्पष्ट कर दिया गया, संस्कृत के श्लोक के माध्यम से। आगे देखेंगे, प्रश्न उठता है कि योजक चिन्ह लगाने की आवश्यकता ही क्या है? ऐसा करना क्यों जरूरी है? इसके उत्तर में हम यह कहना चाहेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त शब्द और उनके अर्थ को योजक चिन्ह चमका देता है। क्या कर देता है? चमका देता है ना। यह किसी शब्द के उच्चारण अथवा वर्तनी को भी स्पष्ट करता है। श्रीयुत रामचंद्र वर्मा का ठीक ही कहना है कि यदि योजक चिन्ह का ठीक ठीक ध्यान रखा जाए तो अर्थ और उच्चारण से संबद्ध अनेक प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। इस संबंध में वर्मा जी ने भ्रम के कुछ उदाहरण दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि क्यों लगाना चाहिए। जैसे उपमाता का अर्थ होता है उपमा देने वाला भी, उपमा देने वाला भी है, और सौतेली माता भी कहते हैं, है ना। यदि लेखक को दूसरा अर्थ अभिष्ट है तो उप और माता के बीच योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है, नहीं तो अर्थ स्पष्ट नहीं होगा और पाठक को व्यर्थ ही मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी। उपमाता, उपमाता यानी कि उपमा देने वाली, और उप अगर ऐसे करेंगे उपमाता, है ना, तो उपमाता यानी कि दूसरी सौतेली माता, ठीक है, इस तरह से, इसलिए लगाना जरूरी है। ऐसे है भूतत्व, कुछ उदाहरण दिए गए हैं समझने के लिए। अगर हम ये सोचना चाहें कि हमें क्यों लगाना चाहिए, इतना ज़रूरी क्या है योजक चिन्ह लगाने की, तो उन्हीं को समझाने के लिए इसमें उदाहरण दिया गया है। भूतत्व का अर्थ होगा है भूमि या पृथ्वी से संबंध तत्व, है ना, भूतत्व भूमि या पृथ्वी से। और पर यदि भूतत्व लिखा जाए तो भूत शब्द की भाववाचक संज्ञा रूप ही माना जाएगा, ठीक है। इसलिए योजक चिन्हों के माध्यम से शब्द स्पष्ट हो जाते हैं कि हम एक शब्द, देखिए कई अर्थों में कभी कभी प्रयोग होता है और उस शब्द को हम जिस अर्थ में दर्शाना चाहते हैं योजक चिन्ह के माध्यम से वो स्पष्ट हो जाता है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, किस रूप में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे भूतत्व, भू मतलब पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी या भूमि से संबंधित तो ये समझ जाएंगे। लेकिन अगर जो है भूतत्व, भूतत्व अगर एक में है, भूतत्व अगर एक में है तो हम सब यह समझेंगे कि भूत शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, भूत शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है, ठीक है, इससे यह स्पष्ट होता है। गा देखेंगे, इसी तरह कुशासन का अर्थ बुरा शासन भी होगा, है ना, कुपसर्ग लगा है शासन में, तो बुरा शासन भी होगा। और कुश से बना हुआ आसन, कुशासन, यदि पहला अर्थ अभिष्ट है तो कु के बाद योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है। अगर हम इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि कुशासन, कुशासन, है ना, तो योजक चिन्ह लगाना आवश्यक है, ऐसा इन्होंने माना है। नहीं तो क्या होगा, कुश से बना हुआ आसन। उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि योजक चिन्ह की अपनी उपयोगिता है, बिल्कुल है, और शब्दों के निर्माण में बड़ा महत्व है, किंतु हिंदी में इसके प्रयोग के नियम निर्धारित नहीं है। इसीलिए हिंदी के लेखक इस ओर पूरे स्वच्छंद हैं। यह एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हिंदी गद्य के नए विकसित रूपों के आधार पर ही योजक चिन्ह की प्रयोग विधि निर्धारित की जानी चाहिए। पुराने गद्य में तो इसकी बड़ी दुर्दशा है। मैंने योजक चिन्ह के प्रयोग के निम्नलिखित नियम स्थिर किए हैं। कुछ नियम है इन्होंने दिया है ना,
प्रसाद जी ने दिया है, वासुदेवानंद जी ने दिया है, जो चिन्ह जिनको हम सभी देखते हैं और प्राय प्रयोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है। योजक चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है। क्या करता है? दो शब्दों को जोड़ता है। योजक चिन्ह का सिंबल क्या है? ये है ना, दोनों को मिलाकर के एक समस्त पद बनता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है। माता पिता, लड़का लड़की, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, प्रायः हम सभी लिखते हैं तो ऐसे ही तो लिखते हैं, है ना। तो उसी चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है। इन उदाहरणों से यह नियम इस प्रकार बनाया जा सकता है कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, देखिए ये प्रायः जो है किस समास में होता है, सभी परिचित हो गए होंगे। किस समास में होता है? द्वंद्व समास में होता है ना। समास को अगर पढ़ना है तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो द्वंद्व समास में होता है ऐसा। तो प्रायः देखिए इसका जो उदाहरण इन्होंने दिया है, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो और जिनमें और अनुक्त या लुप्त हो, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे घर द्वार, घर द्वार, घर और द्वार, और जो है क्या है, लुप्त कर दिया गया है, उसके स्थान पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया गया है। ठीक, घर और द्वार, है ना। दाल रोटी, दाल और रोटी, दही बड़ा, दही और बड़ा, सीताराम, सीता और राम, फल फूल, फल और फूल इत्यादि। दूसरा देखते हैं, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। किन किन में योजक चिन्ह लगाया जाता है? जैसे ऊपर नीचे। विपरीतार्थक, है ना। विपरीतार्थक का मतलब क्या होता है? अपोजिट, ठीक है, जिसे हम विलोम भी कह सकते हैं। आगे हम सभी देखेंगे, ऊपर नीचे, लेन देन, माता पिता, रात दिन, आकाश पाताल, पाप पुण्य, स्त्री पुरुष, भाई बहन, देर सवेर, आगा पीछा, बेटा बेटी, ऊंच नीच, अमीर गरीब, शुभ और अशुभ, है ना। और लुप्त हो गया है, योजक चिन्ह लग गया है। लघु गुरु हो गया, लघु गुरु हो गया, विरह मिलन हो गया, स्वर्ग नरक हो गया, जय पराजय, देश विदेश, झूठा सच, झूठ और सच का मतलब हो गया। जन्म और मरण हो गया, जन्म मरण हो गया, जड़ चेतन, जड़ और चेतन, योगी भोगी, है ना। हानि और लाभ, मानव दानव, मानव और दानव। इस तरह से शायद आप समझ पा रहे होंगे। हम लोगों ने क्या देखा? पूर्ण विराम देखा, फिर अल्प विराम देखा, फिर योजक चिन्ह को देखा। क्या देखा? योजक चिन्ह को देखा, ठीक है। तो अगला देखते हैं, आगे क्या है देखते हैं। तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है? द्वंद्व समास में कभी कभी ऐसे पद का भी प्रयोग किया जाता है जिनके अर्थ प्रायः समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। ये पद बोलचाल में प्रयुक्त होते हैं। ऐसे पदों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे ये एकार्थ बोधक सहचर शब्द कहलाते हैं। जैसे मान मर्यादा, मान और मर्यादा, हाट बाजार, दीन दुखी, बल वीर, ध्यान देंगे, मणि माणिक्य, सेठ साहूकार, सड़ा गला, भूल चूक, रुपया पैसा, देव पितर, समझ बूढ़ा, संबंध संपर्क, भोग विलास, हिसाब किताब, भूत प्रेत, चमक दमक, ठीक है। जी जान, जी और जान, जी जान, साग पात, बाल बच्चा, मारपीट, कौल करार, शोरगुल, धूमधाम, है ना। खुशी, चाल चलन, कपड़ा लत्ता, बर्तन और बासन, बर्तन बासन, जीव जंतु, कूड़ा कचरा, नौकर चाकर, सजा धजा, नपा तुला, इन सब में लगता है, एक अर्थक शब्द कहलाते हैं। जब दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, देखिए दो विशेषण शब्द, विशेषण शब्द जानते हैं क्या होता है? संज्ञा, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण शब्द कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण शब्द कहते हैं। विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हो, किसके अर्थ में प्रयोग हो? संज्ञा के अर्थ में, वहाँ योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे लूला लंगड़ा, भूखा प्यासा, बहरा अंधा बहरा, ठीक है। पांचवा नियम देख लेते हैं, जब दो शब्द एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ भी योजक चिन्ह लगाया जाता है। एक सार्थक हो, दूसरा निरर्थक हो। जैसे परमात्मा, अरमात्मा, अरमात्मा परमात्मा, लोग बोलचाल की भाषा में कहते नहीं है कि अरमात्मा परमात्मा जो है कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो वही है कि एक का अर्थ निकलता है, दूसरे का नहीं निकलता है। अरमात्मा परमात्मा, उल्टा पुल्टा, उल्टा का तो निकल गया लेकिन पुल्टा का क्या है? कोई मतलब नहीं है ना, निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं है। अनाप शनाप, रोटी ओटी, खाना वाना, पानी वानी, झूठा झूठी मूठे, झूठ मूठ मतलब। अगला है 6 नंबर का है, जब दो शुद्ध संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो तब दोनों के बीच में लगता है। जैसे पढ़ना लिखना, उठना बैठना, संयुक्त क्रिया इन्हें कहेंगे। मिलना जुलना, मारना पीटना, खाना पीना, आना जाना, करना धरना, दौड़ना धूपना, मरना जीना, कहना सुनना, समझना बूझना, उठना गिरना, रहना और सहना, सोना जागना। आगे हम सभी देखते हैं अगली जो क्रिया है 7वां, और कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। क्रिया की मूल धातु के साथ आए प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे उड़ना उड़ाना, प्रेरणार्थक, चलना चलाना, गिरना गिराना, फैलना फैलाना, पीना पिलाना, ओढ़ना ओढ़नी, सोना सुलाना, सीखना सिखाना, लेटना और लिटाना, ये क्या है? प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं।
आगे देखेंगे दो प्रेरणार्थक क्रियाओं के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे डराना डरवाना, डराना और डरवाना दो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। भिगाना भिगवाना, जिताना जितवाना, चलाना चलवाना, कटाना कटवाना और कराना करवाना। ठीक है, जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तब संज्ञाओं के बीच योजक चिन्ह लगता है, इसे द्विरुक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विरुक्त कहते हैं। इनके उदाहरण जैसे गली गली, नगर नगर, है ना। एक ही जब एक ही संज्ञा दो बार प्रयुक्त हो तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विरुक्त कहते हैं, और उनके बीच में योजक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। जैसे गली गली, क्या है? गली गली है। नगर नगर, द्वार द्वार, गांव गांव, शहर शहर, घर घर, कोना कोना, चप्पा चप्पा, कण कण, बूंद बूंद, राम राम, है ना। वन वन, बात बात, बच्चा बच्चा, रोम रोम। आगे हम सभी देखेंगे परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्यय कहाँ कहाँ और लगता है? परिमाणवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में प्रयुक्त दो अव्यय तथा ही से, का, ना आदि के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे बहुत बहुत, है ना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा बहुत, कम कम, कम वेश, धीरे धीरे, जैसे तैसे, आप ही आप, बाहर भीतर, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, अभी अभी, जहाँ तहाँ, आप से आप, ज्यों का त्यों, कुछ ना कुछ, ऐसा वैसा, जब तब, जब तब, तब तब, किसी ना किसी, साथ साथ, है ना। इन सब में लगता है योजक चिन्ह। आगे हम सभी देखेंगे कुछ 11 नंबर के देखते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जब दो पद एक साथ प्रयुक्त हों तो वहाँ पर लगता है, जैसे दो चार, है ना। ये क्या है? निश्चित है। दो है तो दो ही है, चार है तो चार है, एक एक, एक दो चार, चार नौ, 6 10 12, पहला दूसरा चौथा पांचवा। ये सभी हम सभी परिचित हैं, बस हम सभी को थोड़ा सा इसे समझ लेना है कि कहाँ कहाँ और लगता है ना। आगे हम सभी देखते हैं 12 नंबर का देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक। देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हम लोगों ने देखा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के पदों में, जैसे सा से अधिक जोड़े जाएं तब दोनों के बीच योजक चिन्ह रहता है। जैसे बहुत सी बातें, कम से कम, है ना, बहुत सा रुपया, अधिक से अधिक, थोड़ा सा काम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने योजक चिन्हों को देखा। और कहाँ लगते हैं? क्या कुछ है ऐसा? हाँ, इसके कितने नियम दिए गए हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ ये दिया गया है, इतना थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना। जैसे योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ नहीं होना चाहिए, इसके बाद से हम लोग जो है क्लास में देखेंगे। बहुत लंबी क्लास में नहीं करना चाह रही हूँ, जिससे आप लोग बोर मत होइए। अब गुणवाचक विशेषण में देखते हैं सा जोड़ करके लगाया जाता है, जैसे बड़े से बड़े लोग, है ना, बड़ा सा पेड़, है ना, ठिगना सा आदमी, इन सब में लगता है। 14 नंबर का देखेंगे जब किसी पद का विशेषण नहीं बनता तब उस पद के पद साथ संबंधी पद जोड़ करके दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे भाषा संबंधी, चर्चा, पृथ्वी संबंधी तत्व, विद्यालय संबंधी बातें, सीता संबंधी वार्ता। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जिन शब्दों के विशेषण पद बन चुके हैं, जिन शब्दों के विशेषण पद बन चुके हैं या बन सकते हैं, वैसे शब्दों के साथ संबंधी जोड़ना उचित नहीं है। यहाँ भाषा संबंधी के स्थान पर भाषागत या भाषिक या भाषाई विशेषण लिखा जाना चाहिए। इसी तरह पृथ्वी संबंधी के लिए पार्थिव, है ना, इसके लिए एक एक शब्द पार्थिव अगर हम कह देंगे तो हम समझ लेंगे क्या है, ये पृथ्वी से संबंधित है। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे इसी तरह से पृथ्वी संबंधी के लिए पार्थिव विशेषण लिखा जाना चाहिए। हाँ, विद्यालय और सीता के साथ संबंधी का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इन दो शब्दों के विशेषण प्रचलित नहीं है। आशा यह है कि सभी प्रकार के शब्दों के साथ संबंधी जोड़ना ठीक नहीं है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें संबंधी नहीं जोड़ेंगे, केवल ऐसे शब्द लिख देंगे तो हमें तो वो पता चल जाता है, ये संबंधी का बोध वो स्वयं करा देता है। जैसे पार्थिव, पार्थिव मतलब पृथ्वी से संबंध रखने वाला, इस तरह से। आगे हम सभी देखते हैं जो 15 नंबर का देखते हैं जब दो शब्द बीच में संबंध कारक चिन्ह के चिन्ह का के की, संबंध कारक का के की, नाने नी रा रेरी, है ना, ये संबंध कारक चिन्ह है ना, तो लुप्त या अनुक्त हो तब दोनों के बीच योजक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए हम पढ़ें तो लेखन कला, शब्द सागर, शब्द भेद, संत मत, मानव जीवन, मानव शरीर, कृष्ण लीला, विचार श्रृंखला, रावण वध, राम नाम, प्रकाश स्तंभ, लीला भूमि। आगे हम सभी देखते हैं 16 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना लिखा जा सके तो उसके पहले आधे खंड को पंक्ति के अंत में रख करके उसके बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। ऐसी हालत में शब्द को शब्द खंड या सिलेबुल या पूरे पद पर तोड़ना चाहिए। जिन शब्दों के योग में योजक चिन्ह आवश्यक है उन शब्दों की पंक्ति में तोड़ना हो तो शब्द के प्रथम अंश के बाद योजक चिन्ह देकर के दूसरे अंश को योजक देकर के जारी करना चाहिए। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से स्पष्ट होगा। कल सुबह जब मैं टहलने निकला तब अचानक
हरिहर से भेंट हो गई। किससे? हरिहर से भेंट हो गई, जो आकाशवाणी भवन के मुख्य द्वार के सामने अखबार पढ़ रहा था। आकाशवाणी, यहाँ पर क्या लग जाएगा? योजक चिन्ह लग जाएगा। आकाशवाणी एक शब्द है। अक्षर संयोजन के समय आकाश पर पहली पंक्ति पूरी होती है, बिल्कुल। अतः ऊपर निर्दिष्ट नियम के अनुसार दूसरी पंक्ति में वाणी शब्द के अक्षर संयोजन के पूर्व पहली पंक्ति में प्रकाश के बाद योजक चिन्ह लगाया जाता है। आगे हम सभी अगर देखना चाहें तो आगे हम सभी देखेंगे कि कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए, योजक चिन्ह कहाँ कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो ये क्लास हो जाएगी बहुत लंबी, है ना। ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये बुक है, बुक में बहुत विस्तृत दिया गया है। मुझे तो लग रहा था कि ये चिन्हों को जो है थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझा दिया जाए। बुक से बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन हम लोगों का लक्ष्य ही है कि बुक के एक भी लाइन को ना छोड़ें और अच्छे से सरलतापूर्वक समझते हुए चले, है ना। क्योंकि एक बार की मेहनत जो है सही है, लेकिन बार बार की मेहनत सही नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो है अगर ये ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझाया जाता तो शायद इतना टाइम हम लोगों को ना लगता, है ना। फिर भी कोई नहीं, हम लोग आज की क्लास यहीं तक करेंगे। देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या सीखा, क्या क्या सीखा हम लोगों ने। आज हम लोगों ने देखा काफ़ी कुछ सीखा। हम लोगों ने विराम चिन्ह को देखा, है ना। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। विराम चिन्हों को देखा कि विराम चिन्हों के प्रयोग और नियम। विराम का मतलब होता है ठहरना या विश्राम करना, है ना। और इसका है, फिर देखा पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इतना हम लोगों ने देखा। आगे हम लोगों ने कुछ विराम चिन्हों को देखा। पूर्ण विराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, एकहरा उद्धरण चिन्ह देखा और त्रुटि एकहरा और निर्देशक चिन्ह को भी हम लोगों ने सीखा। अल्प विराम भी हम लोगों ने देखा, है ना। फिर हम लोगों ने देखा जो है अपूर्ण उपविराम देखा। क्या देखा? उपविराम, है ना, ये जो विसर्ग की तरह रहता है, विराम देखा। फिर लाघव चिन्ह को हम लोगों ने देखा, है ना, जो लाघव चिन्ह यानी कि जो है जीरो की तरह बने होते हैं, इस तरह से जीरो की तरह होते हैं लाघव चिन्ह, ठीक है। और योजक चिन्ह हम लोगों ने देखा, देख ही लिया योजक चिन्ह। आगे हम सभी देखेंगे अर्ध विराम देखा हम लोगों ने, ऊपर बिंदी फिर नीचे से इस तरह से कामा, है ना। सिंगल यूनाइटेड कामा मतलब सिंगल उद्धरण चिन्ह को देखा। आगे हम सभी ने देखा पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फिर हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखा, जैसे गोरा रंग, इस तरह से जहाँ पर हम पूरी तरह से ठहरते हैं वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। फिर अल्प विराम का हम लोगों ने देखा कहाँ कहाँ होता है, जैसे राम, लक्ष्मण, भरत, है ना। तो राम के बाद फिर लक्ष्मण के बाद भरत के बाद फिर और आ गया तो अल्प विराम नहीं लगे, पूर्ण विराम, यहाँ जो है कॉमा नहीं लगेगा, यानी कि अल्प विराम नहीं लगेगा। आगे देखेंगे फिर हम लोगों ने योजक चिन्ह को देखा। योजक चिन्ह में हम लोगों ने क्या देखा, किस प्रकार से योजक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। और जो संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से हम लोगों ने सीखा कि संस्कृत में योजक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे अगर हम पुनः लिखेंगे संस्कृत में पुनः पुनः तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर इसी को हिंदी में लिखेंगे बार बार तो हम सभी योजक चिन्ह का प्रयोग इसमें लगाएंगे। आगे हम लोगों ने देखा कि जो है हाँ कहाँ कहाँ लगता है, तो शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे उपमाता, है ना, तो उपमा देने वाला भी इसे समझ सकते हैं। अगर इसमें योजक चिन्ह होता तो हमें स्पष्ट हो जाते कि हमारा जो संकेत है वो सौतेली माँ के प्रति है। इसी प्रकार से भूतत्व को भी उदाहरण को हम लोगों ने देखा। इसके साथ साथ कुछ ही योजक चिन्ह जहाँ जहाँ लगाए जाते हैं उनको देखा, जैसे घर द्वार प्रायः जो है क्या दोनों खंड जहाँ पर प्रधान होते हैं, और प्रायः योजक चिन्ह किस में लगते हैं, तो द्वंद्व समास में लगते हैं, है ना। आगे हम लोगों ने इस तरह से देखा कहाँ कहाँ लगते हैं, लेन देन, माता पिता, रात दिन, है ना, ये सारी चीज़ें तो समझते हैं आप सभी। आगे हम लोगों ने द्वंद्व समास में कभी कभी पदों का प्रयोग भी होता है। जैसे कुछ पद ऐसे होते हैं जो एकार्थक बोध सहचर शब्द कहलाते हैं, मान मर्यादा, है ना, हाट बाजार, एक ही शब्द अर्थ का बोध कराते हैं। साथ साथ में बलवीर, मणिमाणिक, इनमें भी जो है मारपीट हो गया, बर्तन वासन हो गया, जीव जंतु हो गया, तो इनमें जो है प्रयोग होता है। और आगे है जैसे लूला लगना, दो विशेषण पदों का संज्ञा के अर्थ में जहाँ प्रयोग होता है वहाँ होता है। फिर हम लोगों ने देखा आत्मा परमात्मा, जैसे निरर्थक शब्द सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो वहाँ भी प्रयोग होता है। आगे हम लोगों ने देखा जैसे कुछ संयुक्त क्रियाएं साथ साथ, जैसे पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, ये सब होता है, इसमें भी लगता है। फिर 7 नंबर पर जो हमने देखा उड़ना, उड़ाना, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ भी, दो प्रेरणार्थक क्रियाएं जब एक साथ होती हैं तो वहाँ भी, जैसे जितना, जितवाना, चलना, चलवाना, यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे जब एक ही
संज्ञा 2 बार प्रयुक्त होती है, जैसे गली गली, नगर नगर, द्वार द्वार, तो यहाँ भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। फिर हम लोगों ने देखा परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण 2 अव्ययों के साथ से, का, ना आदि के बीच योजक चिन्ह, जैसे धीरे धीरे, जैसे तैसे, आप ही आप, है ना, इन सब में लगता है। आगे निश्चित संख्यावाची में लगता है, जैसे 2 4 1 1, 2 4 4 9 6। और अनिश्चित बहुत सी बातें, थोड़ा सा काम, अनिश्चित संख्यावाची विशेषण में भी लगता है। फिर हम लोगों ने सीखा था, फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने गुणवाचक विशेषण में सा जोड़ करके, जैसे बड़े से बड़ा, है ना, बड़े से बड़ा, इसमें भी लगता है। फिर भाषा संबंधी चर्चा, पृथ्वी संबंधी तत्व, है ना। आगे हम सभी देखते हैं, यहाँ कुछ बातें ध्यान देने योग्य हैं, जैसे कुछ शब्द हैं जो संबंध को दर्शाते हैं तो उनके बीच में नहीं लगाना चाहिए, जैसे पार्थिव से है ना, पार्थिव कह देंगे तो पार्थिव से संबंधित हो जाएगा। इसके बाद षष्ठी संबंध कारक, जिनमें काके की, रारेरी, नानेनी होता है, जैसे शब्द भेद, संतमत, मानव जीवन, मानव शरीर, इन सब में भी लगता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, जैसे देखा था संपूर्ण वाक्य में आकाशवाणी, है ना, इस सब में देखा था, संपूर्ण वाक्य में देखा था। फिर योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा सबसे बड़ा है, ये कहाँ नहीं होना चाहिए, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो आज हमारे ख्याल से हम लोगों ने कुछ चीज़ों को तो अवश्य ही सीखा है, और जो भी सीखा है बिल्कुल अच्छे से सीखा है विधिवत। अगर और हमारा ये मानना है कि अगर आप ध्यान से इस क्लास को देखेंगे तो दोबारा आपको क्लास देखने की और अन्य क्लास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज की क्लास इतनी ही है, फिर हम मिलेंगे, एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे, और जो है अगर ये क्लास आपको किसी भी कारणवश उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की मुझे बहुत ही आवश्यकता है। आपके प्यार और सपोर्ट और सहयोग की आवश्यकता है। बाकी कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें, है ना। और आज की क्लास यहीं तक है, फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।